अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक और धुआंधार दिन आज कौमी असेंबली में मुख्तलिफ चीज़ों पर बड़ी तनकीद हुई। कोशिश करें तमाम चीज़ें जिसमें कुलभूषण यादव केस भी है और नैब का केस भी है। बहुत बात हुई आज फिर असेंबली में। पिछले कुछ दिनों से जो नैब तनकीद की जद में है और उसके ऊपर गोलाबारी मजीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह शायद सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफी केस में फैसला है, जिसके बाद ये वाहिद फैसला नहीं है, बहुत से दूसरे फैसले भी हैं, लेकिन इस फैसले के बाद खुसूसी तौर पर बहुत सी चीजें सामने आई हैं, बहुत सी नैब तरीकाकार में फ्लॉज और खामियां सामने आई हैं, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद नैब पर बढ़ गई है। जरा कोशिश करते हैं देखें कि नैब के जो काम है उसमें प्रॉब्लम्स कहां कहां हैं। पहला बुनियादी सवाल इस नैब की बहस में यह है कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए। उसका जवाब किसी भी जमहूरी माशरे में एहतसाब के बगैर, जमहूरियत का नाम ही अकाउंटेबिलिटी का है कि एहतसाब के बगैर कोई जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। क्या करना चाहिए, इस पर बहस है कि क्या कोई फ्लॉज मौजूद हैं। ये देखते हैं कि इस वक्त आप ब्रेकडाउन पिछले 6 महीने साल का कि नैब पर किस प्रोसेस से गुजर के आज इस दिन में पहुंचे हैं, जहां पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, कोर्ट्स के फैसले वो तमाम यहां तक पहुंचे हैं जो कह रहे हैं कि नैब का तरीकाकार गलत है, नैब जिस तरह अरेस्ट करता है वो गलत है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले ऑपोजिशन का मौकफ नैब पर देख लेते हैं कि नैब क्या कर रही है और ऑपोजिशन को से एतराज क्या है। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन अगर उसमें कोई शर्म है, हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा तो इस्तीफा दो, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लेंगे इस इदारे को खत्म करें। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे जिनको गिरफ्तार करके नैब के अकुबत खानों में पहुंचाया गया। ये वो था गठजोड़ पीटीआई और नैब का। नैब न्याजी नक्सस के बारे में हम तो कह रहे हैं, अब तो अदालतें कह रही हैं ये नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पिछले काफी महीने से हम सुन रहे हैं। नैब के काम पर हुकूमत के खुद चंद वुज़रा नैब से ज्यादा मुतमईन नहीं है। हुकूमती वुज़रा का भी मौक़िफ़ सुन ले कि वो क्या कहते हैं। बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही सारा काम गलत हो तो जाहिर है फिर हम जज को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। अरे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उनकी वजह से सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतनाज़ा बना दी। रावत साहब से आप पूछेंगे, पब्लिकली वो ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है उससे वो मुतमईन नहीं है। केसेस जो 2+2 के ओपन एंड शट केसेस हैं वो भी डिसाइड नहीं हो पाते कि जो केसेस या तो बनाए वीक जाते हैं और फिर प्रोसिक्यूशन वीक होती है और एंड के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकलता। यह ऑपोजिशन का मौक़िफ़। जाहिर है आप ये इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा सकते हैं कि शायद वो अपने केसेस की वजह से नैब पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सी जो बेल थी, जो उनके सामने जमानत, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जब केसेस सामने गए तो उसमें भी बहुत से रिमार्क सामने आए जो कि नैब की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। सबसे आखिरी केस जो आया वो ख्वाजा साद रफीक की बेल का केस था और उस केस में बहुत सी खामियों का जिक्र किया। यह भी कहा गया कि हुकूमती लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती, ऑपोजिशन के लोग गिरफ्तार होते हैं। यह भी कहा गया कि हुकूमत प्रेशर डालती है नैब पर और नैब हुकूमती प्रेशर में ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। दूसरे बहुत से केसेस हम पहले भी आपको पिछले 2-3 दिनों में बता चुके हैं, दोबारा आपको बता देते हैं कि एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। क्या नैब के अलावा सब चोर हैं? नैब मुलजिम के गिरफ्तार के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता है, उसके पास पहले नैब के पास सबूत नहीं होते। नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े लोगों और अफराद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा। यह भी सुप्रीम कोर्ट में ही आया कि नैब का अल्लाह ही हाफिज है। वारंट गिरफ्तारी के बगैर नैब के निगरानी के नैब इख्तियारात बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कहा गया नैब करप्शन का सहूलत का बन चुका है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के
रिमार्क्स हैं फैसले में, और रिमार्क्स और फैसले हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार, माफी चाहता हूं, ताखीर का जिम्मेदार नैब है, यह भी फैसला है। नैब बताए कोई केस अंजाम तक पहुंचाया, एहतसाब के नारे का ताहाल नतीजा नहीं निकला। यह भी इसी नैब के खिलाफ उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब के रिमार्क्स थे। अब यह है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट एक लाखड़ा पावर प्लांट का केस गया। अब नैब की वर्किंग के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट का मौकफ है वो भी सुन लें। नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं है। चेयरमैन नैब तफ्तीशी टीम को तब्दील करें। नैब में तफ्तीश का मेयार जांचने के लिए कोई निजाम नहीं है। नकाइज से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। गलतियों से भरपूर रेफरेंस पर अदालतों को फैसला करने में मुश्किलात होती हैं। करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। यह भी कहा 21 साल से नैब के रूल्स ही ना बनने के इंकशाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में रूल्स बनाने का हुक्म दिया। रूल्स नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 34 के तहत बनाए जाएंगे। नैब के एसओपीज रूल्स का मुबादिल नहीं हो सकते। यह भी फिर कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसरान में सलाहियत का फुकदान है। कानूनी पहलुओं का तफ्तीशी अफसरान को पता नहीं होता। तहकीकात सालों चलती रहती हैं, लोग सालों तक नैब में फंसे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि 30 दिन में फैसले की बजाय लोग 30 साल तक पड़े रहते हैं। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। रेफरेंस में कोई क्वालिटी नहीं होती। नैब रेफरेंस में 50-50 गवाह बना लेता है। सजा दिलवाने के लिए क्वालिटी का एक ही गवाह काफी होता है। तफ्तीश, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतक है। अगर मुलजिम तफ्तीश में जवाब ना दे, गिरफ्तारी समझ आती है। बिला वजह गिरफ्तारियों से अदालतों पर बोझ बढ़ता है। अब ये नैब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ केसेस में ऑनरेबल जजेस और आला अदलिया के रिमार्क्स थे, तो ये फैसला कर लें फिर, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या एहतसाब होना चाहिए या नहीं। ये एक पहला फैसला है। किस तरह होना चाहिए ये दूसरी बात है। क्या इस मुल्क में करप्शन होती है, इसका जवाब सियासतदान आपको अपने मुंह खुद देंगे। जब 2008 से 13 मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो करप्शन के क्या क्या इल्जामात लगते थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि करप्शन के इल्जामात हर दौरे हुकूमत में, चाहे वो ये वाला दौर है, पिछला है या उससे पिछला है, लगते हैं। इसका मतलब सियासतदानों को यह पता है कि सब करप्शन कर रहे हैं या लोग करप्शन करते हैं। क्या करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 13 में, सुन लीजिए। जरदारी साहब केसेस माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो। इस जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवाब से। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस नहीं आते। आसिफ जरदारी साहब, आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत पर निशावर करेंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? ये बहुत से इल्जामात। इसके अलावा आपको याद होगा मियां साहब ये भी इल्जामात लगाते थे कि हज में करप्शन हो गई, ये हुकूमत करप्शन से भरी पड़ी है। मुझे एहसन इकबाल साहब और साद रफीक साहब का वो बयान भी याद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान फॉर सेल है। और जब इवन रिसेंट हद तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी उन पर इल्जामात लगाती थी, तो साद रफीक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, वो भी हम जानते हैं। फिर आगे 2013 से 18 जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त की ऑपोजिशन क्या इल्जाम लगाती है, ये भी सुनो। मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर जिसके सबूत मिल चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, अरबों रुपया मुल्क से बाहर ले जाने का, कि ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे सब से निकालूंगा, इनके पेट से निकालूंगा। ये करप्शन के सरदार नवाज शरीफ पैनामा में एक मुजरिम साबित हो गए हैं। मैं मुजरिम। ये तमाम इल्जामात थे जो पैनामा की हद तक थे। इसके अलावा भी आपको याद होगा इमरान खान साहब कंटेनर पर महमूद सादिक साहब का नाम लेते थे, मुख्तलिफ इल्जामात लगाए कि ये करप्शन इस इदारे में हो रही है, करप्शन इस इदारे में हो रही है। फिर 2018 से 20 साल जो मौजूदा 2 साल है, उसमें क्या कहते हैं। पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। जो आज हुकूमत में करप्शन है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत में नहीं हुई। ये हकीकत है। ये करप्शन की जो
फैक्ट्रियां पीटीआई ने खोली हुई हैं, क्या आपको ये करप्शन नजर नहीं आती? इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है। ये तमाम इल्जामात मौजूदा हुकूमत पर हैं जो बिलावल साहब ने आज भी असेंबली के फ्लोर पर लगाए। नाम लिया जाता है बीआरटी का, चीनी, गंदम, ये तमाम इल्जामात नाम लेकर लगाए जाते हैं तहरीक इंसाफ पर। सो इसका मतलब तीनों बार में करप्शन के इल्जामात अपोजिशन उस की हुकूमत पर लगाती है। जो मसाइल की बात है कि नैब के मसाइल कहाँ हैं, एक तो आज के रिमार्क्स पढ़ दिए आपके सामने, जो आज के अदालती रिमार्क्स थे, जिसमें आ गया कि अफसरान, तफ्तीशी अफसरान में अहलियत नहीं है। प्रोसिक्यूशन पर इल्जाम तो लगता है, लेकिन एक चीज मुअज़्ज़ज़ अदालत को यह भी देखनी चाहिए कि बहुत से केसेस जब नैब के बनते हैं तो वो जाते कहाँ हैं। पहली चीज रिलीफ के लिए जो भी गिरफ्तार होता है वो अगर नैब रिमांड देती है तो वो जाता है हाई कोर्ट में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। तो हम जो लोग गिरफ्तार हुए या हैं आज भी, वो तमाम लोग भी वक्तन फवक्तन इन्हीं अदालतों के पास रिलीफ के लिए जाते हैं। अगर इस तरफ भी देखने की जरूरत है कि क्या वजह कि अगर इतनी खराब प्रोसिक्यूशन है तो रिलीफ नहीं मिलती उनको। हमने भी एक तफसील बनाई कि अदालतों में मुख्तलिफ गिरफ्तारियों के खिलाफ जब पेश हुए लोग तो अदालतों ने बेल्स रिजेक्ट की हैं। अगर आप हमजा शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 1 साल से ऊपर है, बेल रिजेक्ट हुई सिर्फ एक कोर्ट से नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं बेल लेने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बेल पेंडिंग है। सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब की बेल भी रिजेक्ट हुई दहशतगर्दी कोर्ट से भी और जो बड़ा कोर्ट था उससे भी। ख्वाजा बरादरान पहले लाहौर हाई कोर्ट गए बेल लेने, उनकी बेल वहां से रिजेक्ट हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने पर बेल गिरफ्तार हुए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब को शुरू में बेल मिली लेकिन बाद में वो बेल रिजेक्ट हुई, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। नवाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई और बहुत से दूसरे केस। तमाम वो लोग जो बेल सीख कर रहे थे, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह साहब की बेल रिजेक्ट की। सो ये बेल्स अमूमन हाई कोर्ट्स में जाती हैं, वहां से भी ये बेल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। एक होलिस्टिकली इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक चीज को या दूसरी चीज को ठीक करने से मुझे लगता है कि ये मामला हल शायद ना हो पाए। ये बड़ी आसान एक बात है कि नैब खत्म कर दें। अगर आप ये मानते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन होती है पाकिस्तान में, तो जाहिर है अगर एहतसाब होना चाहिए तो एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, उसकी बहस करें। खत्म करके फिर क्या करेंगे, ये दूसरी बहस शुरू हो जाती है। वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब लाहौर से मौजूद है, राना साहब आप शुक्रिया। और हमारे साथ सईद गनी साहब कराची से मौजूद है। सईद गनी साहब आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा ये पर भी थोड़ा कुलभूषण यादव के ऊपर भी थोड़ा बहुत आज बहुत बहस हुई असेंबली में, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो नैब का क्या करना शुरू इधर से करते हैं। एहतसाब का क्या नया कानून होना चाहिए। देखें, वही लोग हैं पाकिस्तान में, जाहिर आपने जो कानून बनाना है तो किसी को नैब का चेयरमैन बनना पड़ेगा। इससे पहले कहा गया कि जी नैब का चेयरमैन को पुराना रिटायर्ड जज हो या कोई फॉर्मर सेक्रेटरी टाइप हो। जिस तरह आपको याद होगा कि फॉर्मर शायद नेवल चीफ एक दफा बने थे हमारे नैब के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौर में। तो लोग तो यही मिलेंगे, कानून में ही बेहतरी की जा सकती है। मैं जरा इजाजत दें ऑपोजिशन से शुरू करता हूं। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि आप चाहते क्या, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बात होता है कि एहतसाब ये नहीं कहेगा कि एहतसाब का कोई इदारा होना ही नहीं चाहिए, या आपका ख्याल है इदारा सिरे से नहीं होना चाहिए, और अगर तब्दीलियां करनी है तो क्या तब्दीलियां करनी? देखिए काशिफ, एक तो मैं नहीं समझता हूं कि हमने कभी ये कहा है कि एहतसाब का इदारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एक तो हम वाज़ेह पर चेयरमैन साहब भी बार बार कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ये बड़ा अजीब सी बात है कि हर इदारे का, हर तबके का अलग अलग एहतसाब है। मतलब नैब अब सिर्फ जो है वो सियासतदानों का एहतसाब करने के लिए रह गया है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी कुछ बीच में तामीम लाने की कोशिश की गई, एक ऑर्डिनेंस लाया कि जिसमें उनको भी नरमी दे दी जाए। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी रास्ता निकाल दिया गया। तो फौज इसमें पहले आती, जजेस पहले इसमें नहीं आते,
तो रह जाते हैं सियासतदान, और सियासतदान भी अपोजिशन के। तो अगर आपने एहतसाब वाकई जेन्युइनली करना है तो फिर उसके लिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये, नैब के चेयरमैन के पास जो एक इख्तियारात की एक बहुत बड़ी, आप अगर देखें तो मैं समझता हूँ बड़े आमराना किस्म के इख्तियारात उनके हैं कि उनकी विश पर है कि वो एक ही जैसे केसेस में चाहे तो सईद अली को अरेस्ट कर लें, चाहे तो काशिफ साहब को छोड़ दें। समझता हूँ कि इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ बात है। अगर तो चेयरमैन नैब के पास कोई इख्तियारात हैं तो वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि सोच समझकर तरीके से इंसाफ के मुताबिक इस्तेमाल होने चाहिए। ये हम पिछले 12 साल से, मुझे आपको याद होगा जब गिलानी साहब वजीर आजम बने थे, पहला ऐलान आपको याद होगा 90 दिन का जो 100 दिन का प्लान देता है वजीर आजम असेंबली में आके जब वो इलेक्ट होते हैं, गिलानी साहब ने कहा था नैब आज से खत्म है, एक नया इदारा बनेगा। मुझे याद है उस वक्त एक बहस शुरू हुई थी कि नैब या जो भी एहतसाब का इदारा होगा उसको बदलने की जरूरत है या उसमें तब्दीली की जरूरत है। आज 12 साल बाद भी हम वही बहस कर रहे हैं जो बहस हम 12 साल पहले कर रहे थे। क्यों नहीं? उसकी काशिफ वजह है। देखिए, हम तो 2000 से ये कह रहे हैं और मुस्तकिल कह रहे हैं। कोई एक वक्त ऐसा नहीं है हमने ये कहा कि इसको तब्दील, इस कानून को नहीं होना चाहिए। हमने उस वक्त भी कोशिश की, उस वक्त PMLN ने हमारे साथ उस तरह का ताउन नहीं किया, उनका मौक़िफ़ जरा मुख्तलिफ था, हम इत्तफाक नहीं कर सके। और हम ये समझते हैं कि अगर नैब के कानून को तब्दील होना है तो उस पर कंसेंसस होना चाहिए। अगर अक्सरियत की बुनियाद पर कोई पार्टी करेगी, दूसरे उसकी मुखालफत करेंगे, तो वो हमेशा कंट्रोवर्शियल। तो कहां से फंसा कहां राजी? मैं आपको बताता हूं कहां फंस गया था। आपके दौरे हुकूमत में फंसा वहां था जहां मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि एहतसाब, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी कहा जी अब यहां से आज से शुरू कर दें, नया कानून बना लें और नई एक इदारा बनाए एहतसाब का। नून लीग उस वक्त नहीं मानती थी क्योंकि उनको लगता था कि आपकी चोरियां पकड़ने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। और उस वक्त आपको याद होगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको याद होगा, आप लोगों ने इसके बाद कहा नहीं जी थोड़ा पीछे नहीं, फिर शुरू करें तो 85 से एहतसाब का आगाज करें। आई एम प्रीटी श्योर यू रिमेंबर दैट कि कहां से शुरू करना है इसको। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है कि आपका इत्तेफाक हो, जो इख्तियारात होंगे नैब के चेयरमैन के पास या नैब के इदारे के पास, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। जब हम हुकूमत में थे तो जाहिर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब भी एक तरफ चल रहे थे, मीडिया का भी एक रुख था, तो शायद उन्होंने सोचा कि हर तरफ से मार पड़ेगी तो चले नैब को भी इस्तेमाल किया गया। हम हुकूमत में थे और हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल भी होता रहा इदारा। लेकिन जब PMLN की गवर्नमेंट आ गई तो इनिशियली तो ये भी मुतमईन थे कि चले हमारी तरफ नहीं आ रहे। जब आखिर में इन पे पड़े तो इनको एहसास हुआ कि जी काम हमसे गलत हुआ है। उस वक्त भी कोशिश की गई, नहीं हुआ। PTI जब हुकूमत में आ गई तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों चूंकि हुकूमतों में रहे, हम तो बचे हुए हैं, तो जरा इनकी दुर्गत बनने दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर PTI भी इसी खुशफहमी में रही कि ये इदारा समय तो कुछ नहीं करेगा, तो याद रखें कि PMLN भी यही सोचती थी और शायद कुछ लोग भी सोचते थे, तो नंबर इनका भी आ जाएगा। और इनकी जमात में जो लोग बैठे हुए हैं वो अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी और नून लीग से गई हुई है और इस वक्त इसलिए बचे हुए हैं कि वो हुकूमत में है। कल जब इनका गुजर जाएगा तो ये बिल्कुल जहन से निकाल देंगे, इनकी बारी नहीं आई। सर, बेहतर ये है जो पीपल्स पार्टी में, माफी चाहता हूं, जो पीपल्स पार्टी और नून से गए हुए हैं वो इंशाअल्लाह अपनी अपनी जमातों में वापस चले जाएंगे, वो फिर बच जाएंगे। ये एक और नहीं, हमारी जमात आके तो खैर हमारा तो हुकूमतों में भी एहतसाब होता रहा। लेकिन काशिफ देखें, जो सीधी बात है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई पैमाना तय कर लेना कि नैब की कारकर्दगी क्या, वो बता दे इतने अरब हमने निकाल लिए। नहीं सर, पैमाना आपको सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और फैसले ही सबसे बड़ा पैमाना इस वक्त है कि खराबियां कहां कहां हैं। मैं इससे भी आगे की बात करूं काशिफ, हम ये सोचें, हम ये तय करें या उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें कि जब नैब का इदारा बना उस वक्त करप्शन क्या थी और आज करप्शन के मुतालिक तासुर क्या है। अगर मेरा आपका आम लोगों का तासुर ये कि करप्शन बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि नैब का जो इदारा है वो कारकर्दगी उसकी सिफर है, वो करप्शन को रोकने में नाकाम हुआ है और उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज बढ़ी हैं। चेयरमैन नैब अगर ये इंटरव्यू देकर कहे कि वफाकी हुकूमत के कई वुज़रा के केसेस मेरे पास हैं, अगर मैं उन पे हाथ डालूंगा तो इनकी हुकूमत अगले दिन गिर जाएगी। और उसके बाद एक वीडियो आती है और वीडियो के बाद सारे हवा के रुख बदल जाते हैं। तो ये अगर तरीकेकार होगा इदारे को चलाने का तो वही होगा जो हो रहा है। पहले हम कहते थे, नूनी कहती थी, इक्का-दुक्का जजेस कहते हैं, ये जो जजमेंट आई है इसने धोकर रख दिया है। और मैं नहीं समझता कि उस जजमेंट में सिवाय PTI के कुछ वजीरों के किसी को खिलाफ है। हर आदमी ये कह रहा है कि जो कुछ लिखा गया उसके अंदर सही लिखा गया किसी को। और ये भी बता दूं कि जिन जज साहब ने ये लिखी है जजमेंट, उनके ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सारे जजेस बड़े बिल्कुल ये बात मोहतरम है सर। देखें, मसला ये है कि ये पहली मर्तबा, मसला ये पहली मर्तबा इस तरह की जजमेंट या रिमार्क्स नहीं आए हैं। ये रिमार्क्स जजमेंट तो बड़े बहुत से केसेस में ये सामने आते रहे हैं। जैसे हमने आपको पढ़ के सुनाया कि
हर केस में कहा जा रहा है नैब का अल्लाह हाफिज है वगैरह वगैरह। मेरे पास और बहुत से केसेस की तफसीलात पड़ी हैं जिसमें नैब के ऊपर और उनके काम पर रिमार्क किस्म के। हम क्यों देखें प्रॉब्लम कहां है, केस शुरू होने के बाद से केस फाइल होने तक रेफरेंस जो खामियां हैं वो अब सामने आ रही हैं। आज की जो रिमार्क्स हैं वो प्रोसिक्यूशन की खामियां, ऑपोजिशन जिस पर इख्तलाफ और एतराज करती आई है वो अरेस्ट का तरीकाकार कि कब गिरफ्तार करना और किसको गिरफ्तार करना, और ये सबको लगता है कि यहां पे बहुत बड़े होल्स मौजूद हैं, खामियां मौजूद हैं, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आपको इससे हुकूमत समझ है, छोड़ दें नैब का नाम नैब है, एहतसाब ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है वगैरह वगैरह जो भी नाम है, लोग तो इसी किस्म के आप लेंगे। आपको पहले बताएं खामियां नजर आ रही है? देखें जी, दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि जो नैब जिस तरह से अभी मौजूद है और ये कानून जिसके तहत वो तश्कील हुआ है, जिसके तहत वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है, वो उसमें नुक्स जो है इदारे में, उसकी कैपेसिटी में, कैपेसिटी इश्यूज तो यकीनन हैं। आपने दिखाया, शफकत महमूद साहब ने भी किसी प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम में एतराफ़ किया था। मैं भी महसूस करता हूं कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज हैं और कानून, ये एक पहलू है कैपेसिटी इशू। दूसरा है कि जी कानून नाकिस है या कानून में होल्स हैं इस तरह के, या कानून बहुत जो है एक्सेसिव किस्म के जो है इख्तियारात देता है या कोई इस तरह की, जिस तरह भी गनी साहब कह रहे थे। मैं ये समझता हूं कि ये हमारे पे भी इस बात पे काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। फरूक नसीम साहब ने भी अपोजिशन से, ये मैं अब 6-8-9 माह पहले की बात, क्यों नहीं हो पा, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? बीच में और इश्यूज आ जाते हैं या कोई मतलब इस तरह, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो उस पर कर लिया सिलसिला, जब वो हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन वाला मामला आया और फिर नई कानून साजी करनी पड़ी, तो वो इस तरह के बीच में क्या बात कर, इस तरह के बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है। लेकिन मैं आपको अर्ज जो करना चाह रहा हूँ, अहम बात इसमें, इस फैसले को मेरे ख्याल में ठीक भी बनता है, ऑपोजिशन वाले अपने तरीके उसको जरूर उछालेंगे। इसमें जो कानून के हवाले से जो सबसे नया बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो है कि जी कन्विक्शन से पहले की जो अरेस्ट है वो एक ऐसा अमल है और एक इंसानी, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक वर्डिक्ट में नहीं मल्टीपल वर्डिक्ट्स में इस बात के ऊपर, इसके अंदर उसको बहुत ज्यादा उन्होंने इंडियन जजमेंट्स भी कोर्ट, बहुत जजमेंट्स कोर्ट की है, उसकी यूके की भी की है। उसके अलावा आइन के जो आर्टिकल्स 4 और 5 हैं, रूल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओबीडियंस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, ये भी कहा कि इक्वल किसी को गिरफ्तार करना चाहिए, वो आप एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं उसका खानदान पूरे का पूरा होता है। जी बिल्कुल। ये भी कहा कि आप किस तरह ये काम कर सकते हैं, कन्विक्शन भी हुई, वो सिर्फ वो ट्रायल, एक आदमी के ऊपर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, ट्रायल शुरू कर दिया, वो पाकिस्तान में चोर मशहूर हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा। जी नहीं जी, लेकिन ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो इसका आया है, ये सबसे अहम हिस्सा ये है। बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो नॉन बाइंडिंग हैं, वो वाकयाती बातें हैं, लेकिन यस इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर द नैब। और देखिए उसमें मैं इट्स नॉट गुड न्यूज फॉर ऑल पॉलिटिशियंस जो बैठ इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं तो आप लोगों के ऊपर एक बात मैं अर्ज करूं आपको जी, जो ज्यादा जरूरी है, जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ हम उन चीजों की बातें करते हैं जो हेडलाइंस ग्रैब करती हैं, जो टिकट ग्रैब करती हैं। पाकिस्तान की जेलों में 2/3 अफराद इस वक्त, छोड़ दें नैब के केसेस को, टोटल पाकिस्तान के जेलों में 2/3 ऑफ द पीपल, 67% अंडर ट्रायल है। ये सिस्टम है, ये बात ये है, पर ये इनको चुभती है बात, ये ऑपोजिशन वाले हैं या कल को होंगे जो भी है, लेकिन ये देखना ये सिस्टेमिक फ्लॉ है हमारी। राणा साहब, अब दूसरे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्कों में, इंग्लिस्तान में 80% जो प्रिजनर्स होते हैं वो कन्विक्टेड होते हैं जी, और 20% अंडर ट्रायल। राणा साहब, ये सब चीजें ठीक करने के लिए ही तो आप लोगों को भेजा जाता है कि अगर कोई कानून में फ्लॉ है, कोई खराबी है, उसको बैठकर ठीक करें, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ठीक करें। कमेटी बनती है अमूमन जब भी कानून साजी करनी होती है, वो कहती है सर ये मसाइल हैं, इन मसाइल का ये हल है। जैसे वो कहते हैं कि दूसरे केस, ये तो हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर तो हम सारे बात करते हैं, लेकिन किसी मोहम्मद बशीर या मोहम्मद बूटा के ऊपर तो बात कोई नहीं करता, और वो भी जेल में इस वजह आज क्योंकि उसके ऊपर एक कोई केस है। मैं तो आपको बताऊं, एक हमने अपने कानून को भी बदलना पड़ेगा कि हमने ऐसी दफात लगाई है कि वो दफा आप FIR में डाल दें तो बेल और अरेस्ट
हो ही नहीं सकती, उसकी बेल हो ही नहीं सकती चंद दिनों के लिए जब तक वो जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्यों नहीं ठीक किया आज तक राणा साहब हमने इसको? और हम पहला जो मैंने सईद गनी साहब से पूछा, पहले इधर से शुरू करते हैं। एहतसाब का कानून तो राणा साहब होना चाहिए ना इस मुल्क में? नहीं, देखें, इसमें काशिफ अब्बासी साहब, एहतसाब का कानून जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, और कानून जो भी होता है उसमें बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें की होती हैं, और किसी जगह पे भी किसी कानून में भी ये नहीं लिखा होता कि नाइंसाफ़ी की जाए, किसी कानून में ये बात दर्ज नहीं होती कि किसी बेगुनाह को जो है वो सज़ा दी जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर कानून में बड़ी सराहत के साथ और बड़ी वजाहत के साथ जो है वो लिखी होती हैं, लेकिन मामला आ जाता है कानून इम्प्लीमेंट करने वालों पे। आप मुझे बताएं कि अगर नैब का अदारा जो है, नैब का अदारा जो है अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, अगर नैब के अदारे का जो सरबराह है, चेयरमैन, और जिसके पास तमाम तर इख्तियारात हैं, वो किसी को अपना जो है वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन के ऊपर भी गिरफ़्तार कर सकता है, किसी को इंक्वायरी के ऊपर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कर सकता है, किसी को जो चाहे तो रेफरेंस फाइल करने के बावजूद भी गिरफ़्तार ना करना उसकी सवाबदीद है, और वो सिर्फ कह के जाएँ और जाके आप अपना अदालत में अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करें। अब नैब का चेयरमैन जो है उसकी हालत ये है कि वो इस तरह से मजबूर है या कंट्रोल्ड है कि उसे बाकायदा पहले नैब ये तय करती है कि हमने काशिफ साहब को या वलीद साहब को या सैयद गनी साहब को या राना सनाउल्लाह को इसको गिरफ्तार करना है, इसके खिलाफ रेफरेंस बनाना है, इसके खिलाफ केस बनाना है। उसके बाद जो है फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में ढूंढी जाती हैं कि ये केस किस तरह से बनाया जाएगा। और वो जब चीजें, और आपके रिमार्क्स में साहब, आज के रिमार्क्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात आपकी ठीक है, ये बात ये नैब के, ये मैं तफसीलात बता चुका हूं कि कोर्ट के रिमार्क्स में ये कैपेसिटी का मसला नहीं है, ना उसकी सलाहियत का मसला है। जब उसे ये टारगेट दे दिया जाए राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपने केस बनाना है, तो फिर जब वो चीजें ढूंढेगा तो उन चीजों को ढूंढने में बाद जगह के ऊपर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद उसने केस मेरे ऊपर बनाना है। जिस रियासत का हाल ये हो कि वो अपने ही शहरियों के खिलाफ जो है वो ड्रग्स के केस जो है वो अपना डाल दे, ड्रग पेडलिंग कर दे, तो उसके बाद फिर क्या नैब और क्या अदारे। लेकिन राणा साहब इधर रुक जाए जरा एक सेकंड, आपकी बात 100% दुरुस्त है, उसको दुरुस्त देखिए, इसीलिए जमहूरियत में जब कानून बनते हैं राणा साहब वो चेक्स बैलेंसेस के साथ बनते हैं। आपने जब अपना आईन बनाया तो किसी एक इदारे को खुला नहीं छोड़ दिया कि वो अपना कानून, अपना इख्तियार इस हद तक इस्तेमाल कर जाए कि वो सारों को, बाकियों को बुलडोज कर जाए। आपने कहा अगर इंतजामिया है वो अपना इस इख्तियार से आगे नहीं जा सकती, उसके चेक में आपने अदलिया बनाई। आपने कहा कि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो होगी वो बैलेंस करेगी, किसी एक को शतर बेमहार जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने औकात नहीं होगा। इस सवाल का जवाब दे दें, ये सारी बहस जो है ना इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या आइन में अदारों की जो हदूद का तयन किया गया है, क्या अदारे उसी में रह के काम कर रहे हैं? राणा साहब नहीं रह के काम करते, और यही लड़ाई है जो जमहूरियत की लड़ाई है कि इन इदारों को और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना होगा। क्या जो कामयाब है, नाकाम है, और बहुत बुरी तरह से नाकाम है इस काम में। हम इदारों को उनकी हदूद के काम करने पर मजबूर कर सके, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका, और इस नाकामी की यही बुनियादी वजह है, और जब तक ये वजह रहेगी उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। सर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। क्या अगर आपने जो इस वक्त नैब के कानून में सबसे बड़ी खामी क्या है, जैसे आपने खुद कहा कि अरेस्ट का एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है चेयरमैन नैब को कि आप जब चाहें को उठा लें, यही सबसे बड़ी खामी है ना सर। अगर राना सनाउल्लाह को वो देखना चाहते हैं कि इसने अपनी वजारत के दौरान कोई करप्शन की, कोई चोरी की, अगर गिरफ्तारी उसके हाथ से ले लिया, बाकी तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसने कोई ना कोई चीज सामने लेकर आनी है और उसकी बुनियाद पर रेफरेंस फाइल करना है, जो रेफरेंस अदालत में जाए और अदालत के सामने उसको साबित करना है। ये चीजें तो हम ठीक कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन कवानीन को तो ठीक करते करते आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते राणा साहब? देखें, बात ये है कि अगर ये इख्तियार जो है वो आप चेयरमैन से उठा के एक कमीशन को दे देंगे, और उस कमीशन में 3 या 5 आदमी होंगे, अगर वो 3 या 5 आदमी भी उतने ही जो है वो वल्नरेबल हुए, कमजोर हुए जितना चेयरमैन नैब है, तो फिर सर, तो लेकिन आप बाहर के कानून से नैब के खिलाफ दुहाई देता हूँ, कल मैं उनके खिलाफ भी दुहाई नहीं दे सकूंगा।
सर लेकिन फिर करें क्या, ये जवाब दे मामला दें। ये है ये बात कि आपकी, जो चले मैं बुनियादी लेट मी बात रिफ्रेज है। अ क्वेश्चन राणा साहब, आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि यहां पर प्रेशर डाला जा सकता है, लोगों पर प्रेशर डाल के काम करवाया जा सकता है उनसे, लेकिन कोई निजाम तो हम ऐसा कानून साजी कर सकते हैं जिसमें वो इस प्रेशर के बावजूद हद क्रॉस ना कर सके। यही तो काम है कानून साजी करने वालों का, बनाए कानून। कानून साजी करने वाले जो है, जो पार्लियामेंट है, आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है। पार्लियामेंट में वही लोग बैठे हैं जिन लोगों का पार्लियामेंट में बैठने का हक है। वहां पे कम से कम 80 लोग ऐसे बैठे हैं कि वहां पे बैठना आपने था और बैठा मैं हूं जहां वहां पे जाके, और मुझे पता है कि मैं यहां पे बैठने का हकदार नहीं हूं, मुझे बिठाया गया है। यहां पे बैठने का हकदार जो है वो काशिफ अब्बासी साहब थे, और मुझे जिस तरह से बिठाया गया है मैंने फिर उसी तरह से काम करना है। अब यानी आप इस बात को कहां अगर से आप शुरू ये करेंगे और कहां पे पिछले खत्म 2 करेंगे? साल की मुझे सईद गनी साहब बात मिसाल दें, एक ही है। राणा साहब एक सेकंड रुक जाए, अगर 2 साल की ये मिसाल देंगे, मैं सईद गनी साहब से भी यही सवाल पूछ, 2 साल की मिसाल देंगे तो शायद मैं आपको, क्या फिर पिछले 12 साल से जबरदस्ती लाए हुए लोग बिठाए गए हैं? और अगर वो नहीं जबरदस्ती थे तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये निजाम ऐसे ही चलेगा। ये हम जब आपसे पूछूंगा आप कहेंगे जी हम तो ठीक आए थे, सईद गनी साहब कहेंगे हम भी ठीक आए थे, तो आप चेंज कर लें, आज भी बैठकर मामला ठीक कर लें, सुधार लें चीजों को। काशिफ, मेरा अर्ज ये कि अब जिस बहस में हम चले गए ना, ये शायद इसके लिए वक्त आपको ज्यादा चाहिए। अग्रीड। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन जो हम ये जो पिलर्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, मुकर्रना है, जुडिशरी आपकी है, तो अगर आप गौर करें इसमें सबसे ज्यादा जिसने अपने आईनी इख्तियारात खोए हैं, कानूनी इख्तियारात खोए हैं, वो एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है। अदलिया ने आइन में दिए गए इख्तियारात या जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया था हमारे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने फैसलों के जरिए अपने आप को उससे बहुत बाहर निकाल दिया है। ठीक है। और शायद अब बात यह कि अब किसी की जरूरत ही नहीं होती कि उसको कहे कि आप गलत कर रहे हैं। ये भी एक, इस पे भी बात करने की जरूरत है। अगर अदालत भी अपने दायरे के अंदर रहे जो आइन ने उसको उसके लिए तय किया हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी का भी लामहदूद इख्तियारात का आइन ने दिया है। अदालत के पास अगर फैसले करने का इख्तियार है तो वो भी आइन के अंदर रहते हुए फैसले कर सकते हैं, उसे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मिसालें बेशुमार मौजूद हैं, वो निकल जाते हैं और हम आपको मानना पड़ता है। ये भी लिखा हुआ है आइन में सर। लेकिन एक और भी रोल है ना सईद, मसला ये है सईद गनी साहब की, राणा साहब की बात अगर मैं मानता हूं कि अगर इख्तियारात में मसला है, फलाना मसला है, किस तरह आते हैं, किस तरफ देखेंगे, लेकिन जब इस तरह का मौका आता है तो फिर सारी सियासी बातें भी उसी लाइन में खड़ी होती हैं जो ठीक इलेक्ट होती हैं। आपकी पार्टी भी रात को 12 बजे तक किसी कानून साजी पर कह के जाती है हम पीछे नहीं हटेंगे, सुबह आप भी पीछे हटे होते हैं। ये तो फिर प्रॉब्लम्स है ना, ये तो ना कि सिर्फ एक साइड के प्रॉब्लम्स हैं। सबको पता है कि हमने ये लाइन पकड़नी है। लंदन से फैसला आए, बनीगला से फैसला आए, कराची से फैसला आए, सिंध से फैसला आए, सबका प्रॉब्लम ये है कि सब फिर एक उसी लाइन पे पकड़ते नहीं। देखें उसकी आप इस तरह आसानी से कह के ये बात खत्म नहीं हो जाती है, उसकी आपको बात भी देखनी पड़ेगी। अगर कई पार्टियां अपने स्टांस से अगर पीछे हटती हैं तो बात ये है कि जो इर्द गिर्द उसके सारे हालात होते हैं, जिस तरह और जमातें जाके खड़ी हो जाती हैं, जब या तो ये तय हो जाएगा किसी ने नहीं जाना, जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो खड़ी रहेंगी, तय कर लेंगे। सर आप जिस दिन ये तय कर लेना सईद गनी साहब, इस चीज को हल करना है आपने, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, आप कहें हमारी पार्टी अगर इस बुनियाद पर कोई छोड़कर जाएगा तो फिर आइंदा हम बड़ी सियासी जमातें उस बंदे को वापस नहीं लेंगे, आधे लोग सीधे हो जाएंगे, कोई किसी पार्टी में नहीं जाएगा। उसे पता क्या है, अगर ये 4 साल 5 साल तो मैं गुजार लूंगा, आगे क्या करूंगा। लेकिन आप भी मानते हैं, राणा साहब भी मानेंगे कि ये लोग कल आपके पास वापस आएंगे, दोनों जमातें उनको वापस लेंगे। काशिफ, ये उस वक्त होगा जब उस शख्स को ये यकीन होगा कि ये पार्टियां हैं जिनकी वजह से जीतते हैं, जिनकी वजह से हारते हैं। जब किसी को ये पता हो ना कि पीपल्स पार्टी में जाऊं ना जाऊं जीत तो मुझे जाना है, मैं नून में जाऊं ना जाऊं जीत तो मुझे जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद मैं आपसे थोड़ा सा अगर कहें कि बसद एहतराम इख्तलाफ करूं कि मैं शायद 2018 का इलेक्शन इस वजह से जीत जाऊं, 2013 का इलेक्शन शायद मैं इस वजह से नहीं जीत सकूंगा। जो मिसाल आप दे रहे हैं, अगर लोगों को पता हो ना कि एक इलेक्शन निकलता है, सारे इलेक्शन आगे के नहीं निकलते,
तो बहुत सारे लोग रुक जाएंगे उसके अंदर। लेकिन अब दोबारा नैब पे आ जाए, ये बहस अब किसी और तरफ ले गए हैं, मैं जरा खींच के इसको वापस नैब पे आऊं। वैसे मैं सिर्फ एक इशू है, जी जी। मैं एक इशू पे आ जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस पर बात करनी भी चाहिए, इसका जिक्र भी हुआ है, लेकिन ये फैक्ट है काशिफ कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिस पर हम भी बात कर लेते हैं। हम आसिफ जरदारी साहब की बात कर लेते हैं, फरियाल टापू साहबा की बात कर लेते हैं, खुशी शाह की बात कर लेते हैं, सिराज दुरानी की बात कर लेते हैं, PMLN अपने लोगों की बात कर लेती है, लेकिन आज भी इसके सैकड़ों लोग, सैकड़ों, हजारों होंगे सर, हजारों होंगे जो इस नैब के गलत कानून की वजह से लावारिसों की तरह अदालतों में जेलों में पड़े हुए हैं। सर सिर्फ नैब के कानून के रही सही साहब, सिर्फ नैब नहीं, गलत FIRों की वजह से पड़े हैं। काशिफ गलत उनके खिलाफ पुलिस गलत केस बनाते तो आपको कुछ नहीं। मेरी बात सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, एक तो सबसे बड़ी ज्यादती साकिब निसार साहब कर गए कि जो ये जाली अकाउंट्स केस जिसको कहते हैं, उसको कराची से वो ले गए इस्लामाबाद। चले, हमारे लोग तो अफोर्ड करते चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग अडियाला जेल में पड़े हैं जिनकी तनख्वाह शायद 40-50 हज़ार है, नौकरियों से निकल गए हैं, और उनकी फैमिली को एक पेशी के लिए इस्लामाबाद आने के लिए शायद कहीं से कर्जे लेने पड़ते होंगे या वो नहीं आते होंगे। अडियाला जेल में कराची के और सूबा सिंध के दीगर लोगों के लोग पड़े हुए, शहरों के लोग। और एक ब्रेक ले लूं सैयद गनी साहब, आपकी बात समझ में आ गई, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। असद मुनीर साहब का इंतकाल हो बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। ये सब चीजें ग्लेरिंग रियलिटीज हमारे सामने, राणा साहब, सईद गनी साहब, वलीद इकबाल साहब, ये ग्लेरिंग रियलिटीज हैं आपकी, सिर्फ उन लोगों के नहीं जो 10, 15, 20 बड़े सियासतदान है कि उनके लिए कानून बदलना है। कानून आपको उन बेचारों के लिए बदलना है जिनकी आवाज यहां टीवी चैनल्स तक नहीं पहुंचती, जिनकी आवाज किसी बड़े ईवान तक नहीं पहुंचती, जो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सिर्फ नैब नहीं, पुलिस की गलत FIRों की वजह से कर रहे हैं। FIR की नौयत इतनी सख्त कर दी गई किसी भी वजह से कि उन लोगों को जमानत नहीं, किसी पर कत्ल का मुकदमा डाल दिया। ऐसे लोग हैं जिनको कत्ल के मुकदमे में जब रहा किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पता लगा लोग मर चुके हैं, वो लोग अभी है ही नहीं जेलों में, फांसी हो गई, फांसी हो चुकी, और उसके बाद बरी कर दिया आपने उस आदमी। ये सब करना पड़ेगा। तो ब्रेक के बाद मुझे बताएं कि क्या हमारी पार्लियामेंट करना चाहती है, और करना चाहती 12 साल से क्यों नहीं कर पा रहे। हम हर थोड़े अरसे बाद जब कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है, ये बहस हो जाती है, ना गलत है, फलाना गलत, बट व्हाई कांट वी फिक्स इट। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सियासी रोना बहुत होते हैं और ठीक मसाइल हैं निजाम में, पर हम उसको ठीक करने के लिए बैठते क्यों नहीं? वलीद इकबाल साहब, आप फिर राणा साहब। मैं जल्दी से अर्ज कर दूंगा, जो आपने पिछला सवाल जो पूछा था, मैंने शुरू में ये बात की थी कि जी दो पहलू हैं, क्या कानून में नुक्स या क्या इदारे में नुक्स है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा वक्त ये गुफ्तगू रनी साहब ने भी और आप भी ये बिस्तर आ रहे हैं कि जी कानून में नुक्स है तो दूर करें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेशनल राय दे रहा हूं एज ए लॉयर, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिस कानून को इसी तरह भी छोड़ दिया जाए, इदारे में प्रॉपर कैपेसिटी हो, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म हो, आजादी और ना होना या होना वो एक अलग बहस है और उसको पॉलिटिकल बना देते हैं लोग। इस बात कुव्वत फैसला होना कि कौन सा केस प्रोसिक्यूशन के काबिल है, कौन सा केस हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे, कौन सा केस को ड्रॉप कर देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन दुनिया में व्हाइट कॉलर की हो या अदरवाइज हो, तरीका उसका प्रोफेशनल ये होता है। लेकिन सुनिए, अगर आप इसमें से अरेस्ट निकाल दें, वलीद इकबाल साहब, अगर आप अरेस्ट के कानून को 80% बेहतर कर दें, जिसमें एक आर्बिट्री इख्तियार ना हो किसी के पास कि राणा को मैंने गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तार करते ये बोतल पड़ी है इसके ऊपर भी गिरफ्तार कर सकते हो, करने किसी चीज पे भी कर सकते हैं। अगर आप ये निकाल दें तो राणा सनाउल्लाह को शायद ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी कि खिलाफ कोई करप्शन की तहकीकात हो रही। आपको ये लिमिट करना पड़ेगा कि आप किस हद तक उसको ये गिरफ्तारी बेहतर कर लें, आप तो चलती रहे पीछे। गिरफ्तारी असूलन तो गिरफ्तार किसी को इसलिए करते हैं आप अंडर ट्रायल शख्स को कि दो चीजें होती, या वो टेम्पर करेगा केस को विटनेसेस के साथ, एविडेंस के साथ, या वो फरार हो जाएगा। अगर इस केस में ऐसी कोई बात, इन केसों में ऐसी तो अरेस्ट करे ही ना, या कोई अरेस्ट करे ही ना। करीना साहब ने अपनी पूरी और ये हियरिंग सुनी, उनको सजा हुई, तब वो जेल गए। जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो एक इख्तियार जरूर है, लेकिन उसको फिर जुडिशियसली, प्रॉपरली, प्रोफेशनली इस्तेमाल करें, ज्यादा एक्सेसिव ना करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कानून चेंज किए बगैर भी, देखिए अभी तक ये कानून 30 साल से है, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया कि ये गैर आईनी है या एक्सेसिव है, अभी तक नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जो कल परसों जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसमें भी ज्यादा कानून पे कम, इदारे पे तनकीद ज्यादा की है। एक नुक्स इदारे में है। मैं
जब कहते हैं इसको सुन ले छोड़ दें, राणा साहब, इस तरह भी छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतक है? सुप्रीम कोर्ट जी, की बिल्कुल की है। अगर मुल्क तफ्तीश में जवाब न दे तो गिरफ्तारी समझ आती है। गिरफ्तारियों से अदालतों पर बोझ पड़ता है। राणा साहब, कुछ चीजें ठीक कर ले, कानून खराब नहीं होते, उसका अमल दरामद तो कहीं भी खराब होगा। अगर आप अच्छे कानून को भी गलत इस्तेमाल करेंगे वो खराब होगा। तो 4 चीजें फिक्स कर लें, मतलब कोई भी कानून बनाएंगे उसमें होगा दुनिया तो यही में तो जी देखिए, दुनिया जो है वो 2 चीजों में जो है वो आगे जा चुकी है। हम अभी पीछे हैं। नंबर 1, दुनिया में हमेशा प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना मुकदमा, FIR, रेफरेंस जो भी है वो दर्ज करती है और उसके बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल करके वो रेफरेंस, वो FIR, वो केस जो है वो अदालत में लेके जाती है। दूसरी तरफ मुलज़म जो है वो उसको वो चार्जशीट किया जाता है, मुलज़म अपना सफाई देता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करती है, सज़ा जज़ा का जो है वो फैसला हो जाता है। और दुनिया में प्री ट्रायल जो है या अदालती फैसले से पहले सज़ा का या जेल में बंद रखने का या कैद रखने का जो है तकरीबन जो है वो नापैद चंद दिनों तक तो हो सकता है राणा साहब, महीनों वाली बात नहीं होती दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में तो यहाँ पे 70-75% लोग जो है, इससे भी ज़्यादा जो है वो अंडर ट्रायल है और बाकी जो कन्विक्टेड लोग हैं वो बहुत कम है। कन्विक्शन जो है वो होती भी बहुत कम है और दूसरा ये है कि उसमें फिर साल लग जाते हैं। ये जो सिस्टम है कि पहले एक अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसला करेगी। सर तो मुझे क्लोज करना पड़ता है, इसको हमारी लड़ी है, मुझे मजीद करना पड़ेगा। एक चीज कह दूं, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बरतानिया में कानून है, उसमें 2 चीजें साबित करनी है। ये प्रॉपर्टी है आपकी, फिर आपने आके बताना है कि वो आपकी है या नहीं है और कहां से पैसे आए। जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, इस पर मजीद बहस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।